Hello everyone, this is Sandeep Barela. Welcome to my channel Physics Munitions. लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, राइट। तो उसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस स्टार्टिंग के कर चुके थे 1 to 10, ओके। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 from HCV, ओके। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस आर इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल फिगर 18E2, ओके। जो जैसा डायग्राम गिवन है पहले उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए कोई कॉनकेव मिरर है, ओके, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कितना गिवन है, आर, ठीक है। बोला गया है वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज पोर्ड इनटू इट अप टू अ हाइट h। किसी h हाइट तक हम लोगों ने इसमें वाटर को क्या किया, पोर कर दिया। वाटर भरा हुआ है इसमें, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और ये हाइट कितनी गिवन है अपने को, h हाइट गिवन है, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज इज फाउंड ऑन इटसेल्फ, कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए जिससे कि उसकी इमेज फाइनली कहाँ बने, उसी पर बन जाए, राइट। दैट इज ऑटो कॉलिनेशन, ओके। तो आप लोगों को पता है कि मिरर के केस में अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इमेज उसी पॉइंट पर बनना है, दैट मीन्स ऐसा पॉसिबल हुआ करता था जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो सपोज करो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं है, मान लीजिए, राइट। तो फाइनल इमेज जो बननी चाहिए वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बननी चाहिए, राइट। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, जो कि इस सरफेस से कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, ओके। तो आप लोगों को पता है कि पहले क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट से रेज जाएंगी इसमें, तो इनिशियली यहाँ पर वाटर सरफेस से क्या होगा, अपना रिफ्रैक्शन होगा एंड देन रिफ्लेक्शन होगा, ओके। तो जब यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट बेसिकली कहाँ दिखाई देगा, अपरेंट हाइट उसकी क्या होगी। तो उसके लिए हम लोगों को फॉर्मूला पता है, n2/n1 इक्वल्स d'/d, राइट। वेयर n2 इज द रिफ्रैक्टिव मीडियम, किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रेज एंटर कर रही है, और n1 क्या है, जिसमें से रेज आ रही है। d' वो पोजीशन है फ्रॉम द सरफेस कि जहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है, राइट, मतलब जहाँ पर हम लोगों को इमेज दिखाई देने वाली है। और d क्या है, ओरिजिनल हाइट जिसको बोल रहे हैं हम लोग, राइट। तो वैल्यूज अगर इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो n2 क्या किस में रेज आ रही है, म्यू में, दैट मीन्स म्यू डिवाइडेड बाई, बाहर एयर है 1 इक्वल्स डी प्राइम मुझे कैलकुलेट करना है एंड डी इज x। तो यहाँ से डी प्राइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, डी प्राइम इज म्यू x। तो इसका मतलब ये जो फाइनली ऑब्जेक्ट था रिफ्रैक्शन के बाद में, ये जो हम लोगों को दिखाई देगा वो कहाँ दिखाई देगा, वो यहाँ कहीं दिखाई देगा, और ये डिस्टेंस होगी अपनी म्यू x, राइट। ये इमेज का फॉर्मेशन हुआ, बट ये फाइनल इमेज है नहीं, तो इसको मैं I1 बोल देता हूँ। तो ये म्यू x है। अब सोच करके देखो, अब क्या इसके साथ में अपना रिफ्लेक्शन होगा। अब रिफ्लेक्शन के लिए जो हाइट होने वाली है टोटल ऑब्जेक्ट की, मतलब ये जो I1 इमेज है वो इसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो अगर फाइनल इमेज अपनी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बननी है, दैट मीन्स u कितना हो जाएगा इसके लिए, म्यू x प्लस h। तो म्यू x प्लस h शुड बी इक्वल टू, कहाँ पर बननी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने डिस्टेंस पर होता है, r पर, दैट मीन्स r। तो यहाँ से अपने पास में म्यू x इक्वल्स क्या आया, r माइनस एच, विच इम्प्लाइज x इक्वल्स r माइनस एच ओवर म्यू, राइट। तो ये पोजीशन है अपनी ऑब्जेक्ट की
कि अगर ऑब्जेक्ट को मैं इतनी डिस्टेंस पर रखूंगा तो फाइनली इमेज जो बनने वाली है वो उसी पर बनने वाली है, राइट। ये कहाँ से है पोजीशन? फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, ऑलराइट। ओके, नाउ moving on to the next question, that is question number 12. Okay, question number 12 HCV. Okay, a point source S is placed midway between two converging mirrors having equal focal length f. हमारे पास में दो converging mirror बोल रहा है, एक ये है और दूसरा इस टाइप से, राइट। ये हमारे पास में दो कन्वर्जिंग मिरर है, दैट मीन्स कॉनकेव मिरर है, राइट। तो इसका मतलब क्या बोला गया आगे? हैविंग इक्वल फोकल लेंथ, दोनों की फोकल लेंथ क्या है अपनी? सेम है, एफ एफ है, राइट। नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ डी फॉर विच ओनली वन इमेज इज फॉर्म्ड। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? डी। तो पूछ रहा है इस डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसके लिए, सोर्स यहाँ रखा हुआ है, जिसके लिए इमेज का फॉर्मेशन केवल और केवल एक ही इमेज बनती है, राइट। तो हमारा क्वेश्चन ये है। ओके, तो देखो कैसे प्रोसीड करेंगे इसमें। आप सोचो पहले कि एक ही इमेज का फॉर्मेशन होना है तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा कि अगर ये सोर्स है अपने पास में, इससे कोई भी रेज जाए, ठीक है ना। अगर इससे कोई भी रे जाएगी और अगर ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाए, इस वाले का ध्यान से सुनिएगा, अगर ये इस वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाए तो इससे जो रे फाइनली रिफ्लेक्ट होकर के आएगी वो फाइनली इसी से पास करेगी, राइट। अब ये जो इसी से पास करने वाली है ये फाइनली इसके पास में जाएगी। अगर ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो इसके लिए भी तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि दोनों की फोकल लेंथ क्या है? सेम है। दैट मीन्स ये इसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली चीज कि ये पॉइंट अपना क्या बन जाना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाना चाहिए किसी के लिए भी। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया तो इसका मतलब ये कितने डिस्टेंस हो जाएगी? ये डिस्टेंस हो जाएगी 2f और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये भी हो जाएगी 2f फॉर फर्स्ट केस, राइट। तो फर्स्ट आंसर अपना क्या हो गया? d इज 4f। उस केस में केवल एक ही इमेज बनेगी, राइट। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती रहेगी बार बार ऐसे 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 एक ही जगह से, कहीं और पे इंटरसेक्ट करेगी नहीं, राइट। तो इसका मतलब ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में क्या बोल सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा। अब सपोज करो ये डिस्टेंस, सेकंड केस में यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ कि ये मान लीजिए फर्स्ट केस था अपना, यहाँ पर लिख रहा हूँ फर्स्ट केस। सेकंड केस यहाँ पर सॉल्व करता हूँ मैं। मान लीजिए ये अपने पास में एक मिरर है, ओके, ये दूसरा मिरर है, राइट। ये इनकी कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी फोकल लेंथ एफ है और इसकी भी फोकल लेंथ एफ है और इनके बीच की डिस्टेंस डी है और ये है एस। अब सोचो सेकंड केस हम लोग देख रहे हैं, ये है सेकंड केस। सेकंड केस के लिए अगर मैं देखूं, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है कि मान लीजिए अगर एस पॉइंट उसके फोकस पर रखा हो तो इसका मतलब फोकस से जो रेज जाती हैं वो फाइनली क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। और जब ये पैरेलल हो गई तो इसका मतलब ये जाकर के यहाँ स्ट्राइक करेगी। अब जब ये यहाँ स्ट्राइक करेगी, इसकी भी फोकल लेंथ क्या है अपनी? एफ ही है ना। ये इसके लिए फोकस था, दैट मीन्स अगर ये एफ था तो यहाँ से टकराने के बाद में रे अपनी क्या हो गई? पैरेलल हो गई। अब जब ये पैरेलल रे इस पर जाकर के टकराएंगी तो आपको पता है पैरेलल और पैरेक्सियल रेज आती हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मीट करती हैं? उसके फोकस पर। तो इसकी भी फोकल लेंथ एफ है तो इसका मतलब इसका फोकस भी कहीं और नहीं यही होगा, राइट। यहीं से पास करेगी। तो दूसरी सिचुएशन, ये लाइन और ये लाइन अपने एक रे मान लीजिए सीधी जा रही है, ऐसे वापस लौट करके आ रही है, ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे आ जाएगी। तो ये दोनों रेज आपस में कैसी हो गई हैं? पैरेलल हो गई। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये अगर एफ है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? एफ ही होगी, राइट। तो इसका मतलब सेकंड केस का जो आंसर होने वाला है वो कितना हो जाएगा अपना? 2f। तो ये वो दो कंडीशंस है हमारे पास में जिसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन केवल और केवल एक ही होने वाला है। फर्स्ट केस ये है और सेकंड केस अपना ये है, ऑलराइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13
HCV. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या? अ कन्वर्जिंग मिरर M1, a point source S and a diverging mirror M2 are arranged as shown in figure. ओके, पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं. ये एक मिरर है, ऑलराइट, दिस इज M1 एंड दिस इज M2. तो ये वाला कौन सा है अपना कॉनकेव और ये वाला कौन सा है कॉन्वेक्स. ठीक है, ओके, एज शोन इन द फिगर. एस कोई पॉइंट सोर्स है, यहाँ कहीं रखा हुआ है. ओके, ठीक है, अच्छी बात है. ओके, द सोर्स इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम M1. मतलब ये डिस्टेंस कितनी है अपनी 30 सेंटीमीटर. ओके, ठीक है. द फोकल लेंथ ऑफ ईच ऑफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर. दोनों की फोकल लेंथ कितनी गिवन है अपनों को 20 सेंटीमीटर. इसकी फोकल लेंथ यहाँ लिख लेते हैं, इसकी फोकल लेंथ यहाँ लिख लेते हैं. ठीक है, तो अगर ये कॉनकेव है तो इसकी फोकल लेंथ क्या लिखूंगा मैं -20, और ये कॉन्वेक्स है तो इसकी क्या लिखूंगा +20. राइट, ये अपने को गिवन है. कह रहा है कंसीडर ओनली द इमेजेस फाउंड बाय अ मैक्सिमम ऑफ 2 रिफ्लेक्शंस. मतलब 2 रिफ्लेक्शंस हम लोगों को कंसीडर करने हैं कि यहाँ से रे जाएगी, पहले इस पर रिफ्लेक्ट होगी, फिर इस पर जाएगी. हो सकता है पहले इस पर जाएगी, इस पर. ठीक है ना, किसी पे भी जा सकती है, कोई इशू नहीं है उसमें. ठीक है, तो पार्ट ए कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 मिरर्स. मतलब इनके बीच की डिस्टेंस क्या होने वाली है. मान लीजिए वो D डिस्टेंस है, हमें फाइंड करना है D की वैल्यू क्या होगी. ओके, तो क्वेश्चन आई होप आप लोगों को क्लियर होगा. तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, चलते हैं हम लोग. सोचो, क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 मिरर्स, राइट, और बोला गया कि मैक्सिमम कितने रिफ्लेक्शंस लेने हैं, 2 रिफ्लेक्शंस लेने हैं. ओके, चलिए, तो पहला रिफ्लेक्शन अगर मैं इस पर कराऊं, क्यों, क्योंकि मुझे ये वाली डिस्टेंस अपनों को पता है, तो इसके लिए सिंपली अपना रिफ्लेक्शन ऑन M1, उसके लिए मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑन M1. ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑन M1 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो रिफ्लेक्शन ऑन M1 के लिए मिरर फॉर्मूला लगाते हैं. आइए, 1/f इक्वल्स 1/u प्लस 1/v. तो 1/f, f इज -20, राइट, 1/u, u इज -30 प्लस 1/v. ऑलराइट, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये बहुत ही कॉमन डेटा है. तो यहाँ से हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो v की वैल्यू अपनों को पता -60 सेंटीमीटर आती है. ठीक है ना, कॉमन डेटा है ये, कई बार क्लास में भी लिया जाता है. ओके, तो -60 मीन्स व्हाट, -60 मीन्स इस डायरेक्शन में 60 सेंटीमीटर. अब देखो, इसमें आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी डिस्टेंस मान रहे हैं. कुछ हो सकता है कि जैसे आप लोग देखेंगे तो हो सकता है कि -60 मतलब इसको क्रॉस करके इधर चला जाए, तो ऑब्जेक्ट जो बन रहा होगा वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा. बट हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना, कि कैसी सिचुएशन है कैसी सिचुएशन नहीं है. बट जनरली हम लोगों को पता है वो इधर ही बनने वाला है. ठीक है, आप लोग देखेंगे भी, आपको पता भी चल जाएगा. बट इन केस अगर कोई कहता है कि सर नहीं मुझे इधर नहीं पता है, आप मुझे तो इधर ही लेना है, तो आप ठीक है, चॉइस आपकी है, आप चाहो तो इधर ले सकते हो कि यहाँ से मान लीजिए रे चली इस तरीके से. ओके, और फाइनली ये टकरा करके यहाँ कहीं कट कर रही है. ओके, राइट, तो अगर ये इस सिचुएशन में है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी होने वाली है 60 सेंटीमीटर. राइट, ये I1. अब ये जो इमेज बनी ये इसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी. तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपनी, ये डिस्टेंस हो जाएगी D-60 सेंटीमीटर. राइट, ओके. अब देखो हम लोगों को क्या बोला गया है, इट इज फाउंड दैट वन इमेज इज फाउंड ऑन द सोर्स इटसेल्फ. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इमेज बनी है ये इस वाले मिरर के लिए M2 के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का. फिर फाइनली जो इससे रिफ्लेक्शन के बाद में इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, अपनी सोर्स पर ही बन रही है. ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है. तो हम लोग क्या काम करेंगे, देखो जरा, रिफ्लेक्शन एट M2, रिफ्लेक्शन एट M2 अगर हम लोग कैलकुलेट करें क्या मिलेगा, देखो, रिफ्लेक्शन ऑन M2. अगर M2 की बात करें हम लोग तो उसके लिए U कितना हो जाएगा अपना, U की वैल्यू तो ये हो गई, दैट इज D-60, राइट, दैट इज माइनस टाइम्स D-60. ठीक है, ओके. V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V की वैल्यू कितनी है अपनी, ध्यान से देखो, क्या ये वाली डिस्टेंस होगी V की वैल्यू, तो ये कितनी है, ये 30, ये टोटल D है, तो ये कितनी बची D-30.
तो इसका मतलब v की वैल्यू कितनी है अपनी माइनस टाइम्स d माइनस 30, ऑब्वियसली सेंटीमीटर सेंटीमीटर, राइट। एंड f कितना है अपना, f रहने वाला पॉजिटिव, दैट इज 20 सेंटीमीटर। क्लियर। अब मेरा फॉर्मूला यूज कर लो। मेरा फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/v माइनस टाइम्स 1/d माइनस 30 प्लस 1/u, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1/d माइनस 60 शुड बी इक्वल टू 1/f 1/20। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग आगे। क्या मिलेगा अपनों को, देखो जरा। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, d माइनस 60 और d माइनस 30, d माइनस 30 और d माइनस 60, ये अपनों ने एलसीएम ले लिया। क्या मिला देखो, d माइनस 30 से d माइनस 30 कैंसल्ड आउट, दैट मीन्स हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर क्या, माइनस टाइम्स d माइनस 60, तो d प्लस 60 हो गया, ठीक है, माइनस टाइम्स, और बीच में माइनस है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, d प्लस 60, सॉरी 30, ओके, शुड बी इक्वल टू 1/20। ओके, इसको सॉल्व करिए, क्या मिलेगा अपने को, माइनस 2d प्लस 90 मल्टीप्लाइड बाय 20 इक्वल्स डी स्क्वायर माइनस 60d माइनस 30d, ओके, प्लस यहाँ पर कितना बचा, 180 और 0, राइट, क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा, विच इम्प्लाइज माइनस 40d प्लस 180 0 इक्वल्स डी स्क्वायर माइनस 90d प्लस 1800। अब 1800 कैंसल्ड आउट, विच इम्प्लाइज, इसको उठा करके इधर ले आओ, कितना मिल जाएगा अपने को, डी स्क्वायर माइनस कितना मिला, 50d इक्वल 0, d को कॉमन ले लो यहाँ से, तो d माइनस 50d, 50 इक्वल 0। अब यहाँ से d की देखो दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है 50 और एक आ रही है d इक्वल 0, तो d इक्वल 0 एंड d इक्वल 50। d इक्वल 0 क्या पॉसिबल है, हमारे अकॉर्डिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाला सोल्यूशन अपना नहीं है, विच मीन्स d इक्वल्स 50 सेंटीमीटर। तो मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी अपनी, 50 सेंटीमीटर। अब देखो आप लोगों को यहीं से क्लैरिटी आ रही होगी कि अगर ये 50 सेंटीमीटर होना है तो देखो ये डिस्टेंस कैसे हो सकती है अपनी d माइनस 60, ये तो नेगेटिव आ गई ना। नेगेटिव मीन्स व्हाट, इसका मतलब जब ये रिफ्लेक्ट हो रही थी रे, तो ये यहाँ ना कट करके कहाँ कट कर रही होगी, इस साइड में। दैट मीन्स ये केस कौन सा होगा अपना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस होगा। इसलिए मैंने बोला कि आप चाहे जैसे प्रोसीड करो, कोई इशू नहीं है। कि कोई बच्चा जैसे मुझसे कहने लगे, जैसे मुझे पता था कि ये इधर ही आने वाला है, लेकिन अगर कोई बोलने लगे कि नहीं सर इधर ही लो, तो इधर भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है ना। वो आप अल्टीमेटली आप लोग यहाँ से जब इसका प्रेडिक्शन लेंगे तो आपको देखो यहाँ से ये एरर दिखाई देगा, क्या आएगा, डी की वैल्यू नेगेटिव, सॉरी ये डी माइनस 60 की वैल्यू क्या आएगी, -10 आ रहा है। -10 मीन्स व्हाट, -10 मीन मतलब ये -10 तो नहीं हो सकता, मतलब क्या है कि ये इधर कट कर रही होगी ये वाली रे, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर। आप वैसे प्रोसीड करोगे उससे भी आंसर आएगा, राइट, क्लियर है, ओके। चाहो तो आप लोगों को मैं उस तरीके से भी बता देता हूँ कि अपनों ने जब इसको m1 माना, इसको m2 माना था, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑन m1 जो कैलकुलेट किया था उससे v की वैल्यू कितनी आई थी, -60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये पार्ट ए ही सॉल्व कर रहा हूँ अभी भी मैं। तो -60 का मीन्स क्या हुआ, उस केस में इसका मतलब रे जब यहाँ से चली तो फाइनली वो ऐसे गई, राइट, जो कि रियल सिचुएशन थी। तो यहाँ पर I1 इमेज बनी होगी, और ये डिस्टेंस क्या थी अपनी, ये डिस्टेंस है टोटल 60, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 60, और ये है d, तो ये कितनी बच गई, ये बच गई d माइनस, सॉरी 60 माइनस d, ओके, ये डिस्टेंस 60 माइनस d बच गई, क्योंकि ये टोटल 60 हुई ना, राइट, तो ये 60 माइनस d। अब देखो फिर से रिफ्लेक्शन ऑन m2 लगा लो, रिफ्लेक्शन ऑन m2, रिफ्लेक्शन ऑन m2 लिखो। m2 पर रिफ्लेक्शन अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/f, f तो वैल्यू वही थी अपनी 1/2,
20 इक्वल्स 1 बाई यू, अब यू देखना यू पॉजिटिव है अपना, दैट इज 1 बाई 60 माइनस डी, ठीक, 1 बाई यू माइनस 1 बाई वी, वी ये कितना है, ये है डी माइनस 30, ठीक, तो ये है 1 बाई डी माइनस 30। एलसीएम ले लेते हैं फिर से, 1 बाई 60 माइनस डी, सॉरी एलसीएम ले लेते हैं इसका, 60 माइनस डी एंड डी माइनस 30, ऑलराइट। तो यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास में, डी माइनस 30 माइनस 60 प्लस डी इक्वल्स 1 बाई 20, राइट। यहाँ से आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा देखो अपने को, डी प्लस डी कितना हो गया 2d, ऑलराइट, और ये कितना हो गया माइनस 90 मल्टीप्लाइड बाई 20 इक्वल्स 60 माइनस डी, डी माइनस 30, 60 माइनस डी और डी माइनस 30, ओके, विच इम्प्लाइज 2 2s are 4, 40d माइनस 1800 इक्वल्स 60d माइनस 1800 प्लस माइनस डी स्क्वायर प्लस 30d, राइट। तो देखो 1800 फिर से कैंसल्ड आउट, विच मीन्स 40d और यहाँ पर कितना है ये 90d, तो इसको उठा करके उधर लेकर के जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 50d माइनस डी स्क्वायर इक्वल 0, विच एम्प्लाइज d को आप क्या कर लो कॉमन ले लो, तो 50 माइनस डी इक्वल 0, तो यहाँ से भी देख सकते हैं आप, फिर से वही सोल्यूशन आ रहा है, d इक्वल 0 इधर और d इक्वल्स 50 सेंटीमीटर, तो ये वाला नॉट एक्सेप्टेबल, देयरफॉर d की वैल्यू कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो आपको चाहे जैसे करना है, कोई इशू नहीं है उसमें, आप चाहे जैसे करिए, चाहे आप ऐसे प्रोसीड कर जाइए कि आप जो है रिफ्लेक्शन यहाँ पर ले रहे हो, जिसकी वजह से इमेज ऑब्जेक्ट जो है इसके लिए जो काम कर रहा होगा वो वर्चुअल होगा, चाहे आप यहाँ पर टिक करा लीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अब देखो ज़रा, जैसे आप लोग को डी इक्वल्स 50 सेंटीमीटर मिल गया, तो ये वाला आंसर हो गया अपना सीधे सीधे, तो आप कैसे भी प्रोसीड करिए आपको आंसर सेम मिलने वाला है, ओके। तो अपना जो है जो पार्ट ए था उसमें से वैल्यूज़ को मैंने उठा लिया है, डी की वैल्यू 50 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट अपने कितने पर था 30 सेंटीमीटर पर था, ओके। तो आप देखो पार्ट बी क्या कह रहा है अपनों को, पार्ट बी कह रहा है फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द सिंगल रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2, मतलब केवल और केवल किस पर रिफ्लेक्शन कराना अपनों को M2 पर। अच्छा देखो ये 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर होगा 20 सेंटीमीटर पर, राइट, तो इधर से ऐसे जाएगी, राइट, तो ये वाली डायरेक्शन हम लोग क्या कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, तो रिफ्लेक्शन ऑन M2, अगर M2 पर रिफ्लेक्शन लेंगे ओनली, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अपना, लिख सकते हैं 1 बाई वी फाइंड करना है प्लस 1 बाई यू, लेकिन प्लस की जगह क्या आ जाएगा अपना माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस में माइनस का 1 बाई 20 शुड बी इक्वल 1 बाई एफ इज प्लस 10 प्लस 20 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से 1 बाई वी इक्वल्स कितना आया 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 20 विच इज 1 बाई 10, ओके। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आई, देयरफॉर v इज 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव आया है v, पॉजिटिव का मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब है कि इमेज जो बन रही है वो किधर बन रही है, इसी डायरेक्शन में बन रही है, राइट, दैट इज वर्चुअल, ऐसे कही रे, इसका मतलब अगर रे डायग्राम बनाए तो ये इमेज है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी है अपनी 10 सेंटीमीटर, तो यही आंसर हो गया अपना, राइट। Okay, now we are going to move on question number 14 HCV. The question is saying a light ray falling at an angle of 45 degree with the surface of a clean slab of ice of thickness 1 meter. Okay, तो एक रफ डायग्राम बनाते हैं हम लोग इसका, सपोज दैट कि अपने पास में आइस स्लैब है, ठीक है,
जिसकी थिकनेस कितनी गिवन है अपनों को 1 मीटर सेंटीमीटर 1 मीटर. ऑल राइट, दिस इज 1 मीटर. ओके, करेक्ट है. ऑल राइट, अ लाइट रे फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. 45 डिग्री पर एक लाइट आ रही है, नॉर्मल से कितना एंगल बनाते हुए 45 डिग्री. करेक्ट है, ठीक है. विद द सरफेस ऑफ ए क्लीन सर्फेस, ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड इनटू एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. जो रिफ्रैक्ट करती है वो कितने पर रिफ्रैक्ट करती है अपनों को, नॉर्मल से 30 डिग्री पर. ये 30 है. ओके, ये 30 डिग्री है. कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द लाइट रेज टू क्रॉस द स्लैब. मतलब स्लैब के अंदर जो लाइट चली है वो कितना डिस्टेंस चली है, वो यही डिस्टेंस चली है. राइट. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपनों को गिवन है. सी अपनों को गिवन है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब मान लीजिए कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना क्या है, वो म्यू है. आपको पता है कि एयर रेयर से डेंसर में आ रही है तो इसकी स्पीड क्या होगी, यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगी. राइट. तो कितने से डिक्रीज कर जाएगी वो क्या जानते हैं हम लोग. अगर इसमें मैं स्पीड मान लीजिए बोलता हूँ v, तो v इक्वल्स क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या v इक्वल्स लिख सकता हूँ c/μ. राइट. तो अगर मुझे म्यू पता चल जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें इसकी स्पीड क्या है. राइट. तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग. ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से मान लीजिए इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. राइट. इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको मान लीजिए m नाम दे दिया, ये o था, ये a था. ठीक है ना. तो इन ट्रायंगल OMA, इन ट्रायंगल OMA cos 30 कंसीडर करते हैं. ये cos 30 कितना देगा, क्या cos 30 की वैल्यू हो जाएगी बेसिकली, अगर ये डिस्टेंस अपनी कितनी है, इसको मैं OA को ही मान लेता हूँ, S मान लो, या फिर ठीक है OA को OA ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है. तो cos 30 क्या लिख सकते हैं हम लोग, बेस दैट इज 1 मीटर divided by hypotenuse that is OA. राइट. तो OA की वैल्यू कितनी आ गई, मुझे OA तो चाहिए था, यहाँ से OA की वैल्यू कितनी आ गई अपनी sec 30, और sec 30 कितना होता है 2/√3. राइट. ये आ गए इतने मीटर्स. ऑल राइट. एक टास्क अपना कंप्लीट हुआ. ठीक है. अब मुझे क्या चाहिए, v और पता चल जाए मुझे, तो मेरा काम बन जाएगा. राइट. तो v कैलकुलेट करने के लिए c/μ है, लेकिन उसके लिए म्यू चाहिए. तो म्यू अगर चाहिए तो पहले मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर, स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ क्या कहता है अपना, 1 × sin 45 शुड बी इक्वल म्यू × sin 30. राइट. तो 1/√2 इक्वल्स म्यू टाइम्स 1/2. तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2. तो म्यू पता चल गया √2. Let's say this equation is 1, then 1 implies v equals c. c is 3 × 10⁸ divided by √2, इतना मीटर पर सेकेंड. राइट. ये अपनों को वेलोसिटी पता चल गई स्लैब के अंदर की रे कितने से ट्रेवल कर रही है. अब OA मुझे पता है, तो सिंपली जो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना, OA का टाइम कैलकुलेट करना है. तो टाइम इक्वल्स देयरफॉर टाइम t इक्वल्स कितना हो जाएगा, डिस्टेंस दैट इज OA अपॉन v. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. t इक्वल्स OA की वैल्यू कितनी है, सॉरी OA है 2/√3. ओके. एंड v इज, v की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई √2. √2 किधर पहुंचेगा, ऊपर. जब ये सारी वैल्यूज़ को रख करके इवेल्युएट आप करेंगे तो आप लोगों को t की वैल्यू जो मिलेगी, मतलब जो टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में, रे ट्रेवल करने में लगा रही है, वो मिलता है आपको 5.44 नैनोसेकेंड्स. दिस इज योर आंसर. ओके, क्लियर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 15, HCV. A pole of length 1 meter stands half dipped in a swimming pool with water level 50 centimeter higher than the bed. Okay. तो पहले एक इसका रफ डायग्राम हम लोग बना लेते हैं अपना, कि ये मान लीजिए बेड है. ठीक है. 1 मीटर है.
ऑलराइट, 1 मीटर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 100 सेंटीमीटर, ये टोटल लेंथ। ऑलराइट, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है, अ पोल ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर स्टैंड्स हाफ डिप्ड इन अ स्विमिंग पूल विद वाटर लेवल। अच्छा, इसमें जो स्विमिंग पूल है वाटर लेवल कितना रखा गया है उसका, इसका जस्ट आधा। दैट मीन्स ये डिस्टेंस कितनी है, 50 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कितनी बची, ये भी 50 सेंटीमीटर बची, करेक्ट है। हाँ, तो आगे क्या कह रहा है, हायर देन द बेड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 1.33। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया है उन्होंने, 1.33, इसका म्यू है 1.33। ओके, तो अब क्या कह रहे हैं आगे कि एंड सनलाइट इज कमिंग एट एन एंगल ऑफ कितना, 45 डिग्री विद द वर्टिकल। 45 डिग्री पर आ रही है सनलाइट वर्टिकल से, तो वर्टिकल यही है अपना, ये वर्टिकल हो गया, इससे 45 डिग्री पर मान लीजिए ऐसे सनलाइट आ रही है। ओके, दिस एंगल इज 45। ओके, तो अगर ये एंगल 45 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 45 ही हो जाएगा। ठीक है, अभी तक तो देखो एयर में चल रही थी रे, ये नॉर्मल है। ठीक है, जब तक एयर में चल रही थी तब तक तो कोई भी डेविएशन नहीं हुआ, राइट। उसके बाद में क्या होगा, फाइनली फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पोल ऑन द बेड, ये पूछा गया हमसे। तो इसका मतलब क्या होगा, रेयर से डेंसर जा रही तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये मान लीजिए ऐसे आ गई। ठीक है, तो ये रे डायग्राम है बेसिकली। ये डिस्टेंस अपनी 50 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी 50 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी तो 45 ही होगा, राइट। ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो इसमें 10 45 लेंगे तो ये 50 सेंटीमीटर आ गया, ये 50 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये 50 सेंटीमीटर, राइट। हम लोग मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है x, तो हमारा आंसर क्या होगा जो हमसे पूछा गया है, लेट्स से दिस इज a, दिस इज b। ओके, तो आवर आंसर इज 50 प्लस x सेंटीमीटर, और वी कैन कन्वर्ट इट इनटू मीटर। ये अपना आंसर होना चाहिए। तो मेरा टास्क है फाइंड करना x को, राइट। अगर मुझे x पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो x फाइंड करना बहुत इजी है, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। बेसिकली पहले हम लोग क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ, क्योंकि हम लोगों को ये वाला एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस एंगल लेट्स से r, तो स्नेल्स लॉ लगाइए। स्नेल्स लॉ क्या बोलेगा, 1 इंटू साइन 45 शुड बी इक्वल्स टू, म्यू कितना है 1.33 इंटू साइन r। 1 साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है अपनी, 1/√2, तो 1/√2 इक्वल्स 1.33 साइन r। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो r इक्वल्स जो आएगा, साइन r इक्वल्स क्या आएगा, साइन r इक्वल्स 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय 1.33, राइट। तो यहाँ से r की वैल्यू जब आप इवेल्युएट करते हैं तो r की वैल्यू आप लोगों को मिल जाती है 32 डिग्री। ऑलराइट, दिस इज 32 डिग्री। ओके, अब अपनों को r पता चल गया, तो सिंपली ये अगर इस पॉइंट को मैं m नाम दे देता हूँ, m, और इसको मैं c बोल देता हूँ। ठीक है, तो इन ट्राइंगल MBC, इन ट्राइंगल MBC दिस इज 90, राइट। तो हम लोग यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, 10r इक्वल्स, ये डिस्टेंस अपनों को कैलकुलेट करनी है, दैट इज x ओवर दिस डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर, x/50, तो विच इम्प्लाइज 10 ऑफ 32 इक्वल्स x/50, विच इम्प्लाइज x इक्वल्स 50 10 32, विच इम्प्लाइज x इक्वल्स, इसको जब इवेलुएट करेंगे 10 32 की वैल्यू रख करके और 50 से मल्टीप्लाई करके, तो अपने को जो मिलेगा वो मिलेगा 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नियरली ये 31.5 सेंटीमीटर मिलेगा। तो हमारा आंसर ये है कि कुछ और है, हमारा आंसर कुछ और है, 50 प्लस 31 है ना। तो इसका मतलब आवर आंसर इज AB, हमसे जो शेडो पूछा गया था वो आंसर है 50 प्लस दिस डिस्टेंस इज 31.5।
तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 81.5, 50 + 31 81.5 सेंटीमीटर, राइट। दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को ये सारे क्लियर हुए हों, डाउट्स वगैरह जो भी रहे होंगे, आपको सारे सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक ऐश करो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। चलो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग आगे के सॉल्यूशंस के साथ।